हाय गाइस, वेलकम टू क्या भूत होते हैं। और आज हमारी पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड है जिसमें हम वापस से अपने चिर परिचित फेवरेट एक्सप्लोरर यूट्यूबर के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। और आज भी हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे फिनोमेना के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर आमतौर पर बात ज़रा कम होती है, और होती भी है तो उसकी ऑथेंटिसिटी या फिर उसके बारे में डिटेल्स बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, तो हम बिना देर किए हुए, मेरे पास एक बहुत मोस्ट अवेटेड टॉपिक है जो कई लोगों ने मुझे बोला था उसके ऊपर कहानी लिखने के लिए और उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो मैंने सोचा कि हम आज शुरुआत उसी टॉपिक से करते हैं, और वो टॉपिक है नीलावंती ग्रंथ। तो विदु, क्या हाल है आपके? वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा आपसे नीलावंती ग्रंथ पे आता हूँ कि आपने जितनी भी रिसर्च की है, जितनी भी स्टडी करी है, आप इसके बारे में क्या बता सकते हो, क्या जानते हो आप? Thank you, Nishant, for calling me again. I'm very good. नीलावंती ग्रंथ एक बहुत ही पेचीदा चीज है, या ये कहूँ कि इसके बारे में लोग ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। और जिसका कारण है कि ये एक श्रापित ग्रंथ है। थोड़ा बहुत तो पढ़ा है मैंने, हल्का फुल्का सा इसके बारे में, बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत पढ़ा है कि इसको किसी ने पढ़ा नहीं है अभी तक, इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ, ऐसी कुछ चीजें पढ़ी है मैंने। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। एक्चुअली क्या है, ये जो ग्रंथ है ये एक श्रापित ग्रंथ है जिसको एक श्रापित यक्षिणी ने लिखा था, ऐसा कहा जाता। और उस यक्षिणी का नाम था नीलावंती, जिसने ये ग्रंथ को लिखा था। और ये एक कोई नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखा गया, इसे जो है वो पैशाचिक लिपि में लिखा गया, जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता है। इसको पढ़ने वाले कुछ ही ऋषि मुनि हैं जो कि हिमालयास पे हैं। और ये ग्रंथ आज की तारीख में कहाँ है, किसके पास है, कोई नहीं जानता। बट इसकी कुछ फोटोज तो डिस्कवर हुई थी जी, जो शायद जो ताम्रपत्र होता है उस पे थी। मतलब कुछ फोटोज तो इंटरनेट पर चलती रहती हैं। बिल्कुल मुझे नहीं पता वो कितनी ऑथेंटिक है, वो सही है गलत, इसके बारे में तो नहीं। बिल्कुल वो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, इसके लिए हम बिल्कुल भी कुछ भी उसका कह नहीं सकते हैं। एक्चुअली कारण क्या है, जब ये एक लॉन्ग स्टोरी है जिसको मैं आपको शॉर्ट बताती हूँ कि नीलावंती जो थी एक श्रापित यक्षिणी थी, जिसके बारे में उसको काफी टाइम बाद पता चला था। आप चाहें तो लॉन्ग स्टोरी लॉन्ग में भी बता सकती है, व्यूअर्स को मजा आएगा। ओके। नीलावंती एक लड़की थी जिसकी मदर की जो डेथ थी वो उसकी बहुत छोटी एज में हो गई थी। उसके फादर ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन जब वो छोटी थी उस टाइम पे उसको एक आप ये कह लीजिए कि एक बून था, एक व्हाट यू से इन हिंदी, बून एक वरदान। आई कांट हियर यू। वरदान। हाँ, उसको एक वरदान था कि वो पेड़ पौधों की भाषा समझ सकती थी, वो हर तरीके के जानवर की भाषा समझ सकती थी, और वो जो कुछ भी उनसे बातें करती थी वो उसको सबको लिखती चली जाती थी एक जगह। ओके। उसने अपनी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, चाहे वो पेड़ पौधों की भाषा हो, पेड़ पौधों की लाइफ हो, जानवरों की लाइफ हो, वो सब कुछ वो लिखती थी। उसे अपने सपनों में भूत प्रेत पिशाच दिखाई देते थे, और वो उसको सपनों में आके कुछ मंत्र, कुछ सिद्धियां, ये सब चीजें उसको बताया करते थे, जिन्हें भी वो उस किताब में लिखती चली जाती। बाद में यही किताब जो थी वो नीलावंती ग्रंथ बनी। जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी एक व्यापारी से हुई, लेकिन वो व्यापारी भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक राक्षस था। नीलावंती उसके साथ उसके शहर चली गई। उसको सपने में आया कि जिस शहर में उसकी शादी हुई है वहां पे एक पेड़ था, जिसके नीचे उसको रोज आना, अपना रक्त देके और साथ में कुछ जानवरों का रक्त देके और उसको कुछ तांत्रिक क्रियाएं करनी थी, जिसके बाद ही उसको उसकी जो वो श्रापित लाइफ थी,
जो यक्षिणी का श्राप था उसके ऊपर, उससे उसको मुक्ति मिलेगी और वो यक्ष लोग वापस जा पाएगी। तो वो ये सब चीजें जब डेली कर रही थी, तो कुछ टाइम बाद कुछ गांव वालों ने उसको ये सब करते हुए देख लिया और उसके हस्बैंड को बुलाया, जो कि एक राक्षस था, और वो चाहता था कि वो नीलावंती से वो सारी चीजें और वो बुक हासिल कर ले किसी भी तरीके से। ओके। लेकिन जब ये सब जब ये चीजें एंड पे आने वाली थी, उसको अपने श्राप से मुक्ति मिलने वाली थी, तो एंड टाइम पे सारे के सारे जो गांव वाले थे वो उस जगह पे आ गए और नीलावंती तो किसी तरह से बच निकली। लेकिन वो जो उसका हस्बैंड था, जो वो राक्षस व्यापारी था, वो मारा गया। लेकिन मरने के बाद भी उसने उससे वो बुक लेने की कोशिश की। लेकिन अगर वो बुक उस राक्षस के हाथ आ जाती तो वो उसको लेके उस दुनिया में बहुत कुछ मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता था इस पूरी अर्थ को। तो इसके लिए नीलावंती ने क्या किया कि उस बुक को टुकड़ों में वो कर दिया, उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, कई सारे उसके अलग, हर एक पन्ने को अलग अलग करके अलग अलग दिशाओं में उड़ा दिया। ओके। उसके कुछ पन्ने जो थे वो हिमालय की तरफ गए, कुछ पन्ने कुछ और जगह गए। और ये जो कहानी है ये मोस्टली महाराष्ट्र में सुनाई जाती है। महाराष्ट्रियन जो है वो इस ग्रंथ में, इस यक्षिणी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। और ये जो लोकेशन, क्या ये भी महाराष्ट्र के आसपास की थी जब ये सब? बिल्कुल, ये सब महाराष्ट्र के आसपास की ही है। और ऐसा कहा जाता है कि हिमालय के कुछ साधु थे जिनके पास में ये बुक्स जो थी, उन्होंने इसके सारे पेपर्स को इकट्ठा करके वापस इस बुक को असेंबल किया और इसको ट्रांसलेट किया। एक ऐसा इंसान भी है जिसने ये किताब पूरी पढ़ी है और वो तब से लेके आज तक जिंदा है, ऐसा भी कहा जाता है। अभी सच है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन महाराष्ट्र के ही जंगल हैं जहाँ पे वो आदमी आज भी है। तो महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर, आपने शायद सुना होगा। वहाँ के जंगलों में आज भी वो व्यक्ति जिंदा है और जो हजारों सालों से वहाँ है, और उसे बाजिंद कहते हैं। ऐसा अलेजेडली ऐसा कहा जाता है। सच्चाई क्या है आई डोंट नो, बट जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि बाजिंद जो है वो महाबलेश्वर के जंगल में है। हजारों लोग उस आदमी की खोज में गए, ना तो उनका पता चला कि वो कहाँ गए, ना उनकी कोई लाश मिली, ना उनका कोई क्लू मिला। गायब हो गए बस, सिवाय 2 लोगों की लाश के और कुछ नहीं मिला आज तक। और so basically this is like a book of doom type और evil dead book। हाँ, हाँ उसी तरह का। बिल्कुल ऐसे ही कुछ है ये। तो जो भी व्यूअर्स हमारे स्टोरीज में रेगुलर कमेंट करते हैं नीलावंती ग्रंथ के बारे में बताने के लिए, आप लोग भी जरा इसको ध्यान से सुन लें, क्योंकि इस तरह की जो मिथिकल चीजें होती हैं या ऐसी चीजें जिन पर कोई प्रॉपर रिसर्च या जिनके बारे में कोई प्रॉपर डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उन चीजों के बारे में बहुत लंबी एक कहानी बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं चाहता था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से इसको फर्स्ट हैंड ही डिस्कस कर लूं और आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि हमने सबसे पहला टॉपिक इसको लिया है और दूसरा जो टॉपिक है वो आपकी चॉइस का है। ठीक है, जो आपने मुझे उस जगह का नाम बताया था, मायूंग। यस, मायूंग। उसके बारे में जरा बताइए। वो जब आपने शुरू में बताया था तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगा था, उसको जरा एक्सप्लेन करिए। एक्चुअली मायूंग ये वो जगह है, मायूंग गांव। ये पहले तो मैं आपको बता दूं ये है कहाँ। मायूंग जो है असम के अंदर एक छोटा सा गांव है, लेकिन ये गांव बहुत पुराना है। इतना मतलब इसका जो ओरिजिन है ये महाभारत काल से है। ऐसा कहते हैं कि भीम के जो बेटे थे घटोत्कच, वो मायूंग के राजा थे, उन्होंने ही मायूंग गांव को बसाया था। ओके, तो ये तो हो गया इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इसके अलावा इसमें क्या कैच है? कैच ये है कि घटोत्कच कौन था? राक्षस। हाँ, राक्षस था। ठीक है।
राक्षसी प्रवृत्ति के थे, भले ही वो भीम के बेटे थे पर थे राक्षसी प्रवृत्ति के। तंत्र मंत्र, हाँ। जादू टोने, ये सब राक्षसों की प्रवृत्ति है। तो ये वहीं से शुरू हुआ। मायूंग जो है वो काले जादू का ओरिजिन है। काला जादू यहीं से शुरू हुआ और उसके बाद सब जगह फैलता चला। ये वो गांव है जहाँ पे एक बच्चे को भी काला जादू आता है, आज भी, अभी की भी डेट में आज भी। और इस कदर का काला जादू वहाँ पे होता है जिसको आप सोच ही नहीं सकते। और इसको आप सब्सटेंशिएट कैसे करोगे? क्या कोई इंसिडेंट है इस तरह का जो आपको मालूम हो इससे रिलेटेड, या कोई फोकलोर हो? फोकलोर इंसिडेंट्स भरे पड़े हैं। आज भी वहाँ लोग गाँव में जाते हैं और सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि वो इन जादू टोनों को देख सके, काला जादू सीख सके। पूरी दुनिया से आज भी लोग वहाँ पे जाते हैं सिर्फ काला जादू सीखने के लिए। तो ये जो जादू या जो भी है, ये बेसिकली कोई साधना नहीं है, ठीक है? दिस इज प्योर तंत्र, प्योर तंत्र, और वो भी वाम मार्गी, यानी कि जो नेगेटिविटी के लिए मोस्टली मेजॉरिटी मतलब ऑफ केसेस में उसको किसी तरह के नेगेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मायूंग के पास में ही एक जगह है, मैं नाम नहीं लेना चाहती उस जगह का, क्योंकि लोगों को क्या होता है ना, जब जगहों का नाम पता चलते तो वो ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ढूंढने के लिए भी निकल पड़ते हैं, और बहुत से लोग इसका ऑफेंस भी ले लेते हैं कि हमारे जगह को आप ऐसा बोल रहे हैं। तो ठीक है, इट्स ओके। अगर आपने मोटा मोटा तो बता ही दिया, सो यू कैन प्रोसीड। मायूंग के पास में ही एक जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं। वहाँ पे किसी भी मेल का जाना अलाउ नहीं है। और जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये लड़कियां भयंकर तांत्रिक होती हैं। भयंकर मतलब बहुत उच्च श्रेणी की तांत्रिक या काले जादूगरनियां भी आप इन्हें कह सकते हैं। ओके। अगर वहाँ कोई भी आदमी जाता है तो या तो वो पागलों की हालत में मिलता है या वो मिलता ही नहीं है। कहने वाले वहाँ के गांव वाले जो हैं, लोकल्स जो हैं, वो ये भी कहते हैं कि वो लड़कियां उन्हें जानवरों में बदल के अपने पास एज अ पालतू रख लेती है। नॉइस। अच्छा, बट ये सारी बातें एलिजेडली हैं, ये भी एलिजेड हैं। इसका कोई उस तरह का प्रूफ नहीं है कि आप इसको देख के ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जो उस गांव की तलाश में गए हैं और वापस लौट के नहीं आए। अच्छा, तो इसकी क्या लोकेशन या मतलब इसकी जो ज्योग्राफी है इस पर्टिकुलर गांव की, क्या वो भी मतलब नॉर्मल से कुछ अलग है? वो मिलता नहीं है आसानी से किसी को? नहीं, ऐसा नहीं है। मायूंग के पास ही घने, एक्चुअली पूरा आसाम जो हमारा नॉर्थ है वो पूरा जंगलों से भरा हुआ है। वहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में यस, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। बहुत डेंस फॉरेस्ट है। तो अगर आपको लोकेशन पता भी होगी तो भी आप इजीली नहीं जा पाओगे। और वो घने जंगलों के बीच में इतने छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे आज भी जनजातीय लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। आज भी वहाँ पे मैन ईटर्स भी रहते हैं। तो उस जगह पे जाना, भले आप इन सब से बच जाओ तो आप जानवरों से नहीं बचोगे। Yes, this is a possibility. बिल्कुल। तो वो बहुत खतरनाक जगह है, बहुत डेंस फॉरेस्ट के अंदर वो ये सब चीजें हैं। मायूंग तक जाना बहुत इजी है, वहां जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे जाने के लिए आपको बट वो जगह जिसके बारे में आप ये कह रहे हो कि वहां पर सिर्फ लड़कियां रहती हैं, वहां जाना प्रॉब्लमेटिक है। बिल्कुल, मतलब वहां पे पहुंचा भी नहीं जा सकता आसानी से, और अगर पहुंच गए तो वापस आने के चांसेस भी बिल्कुल क्लोज टू नन है। बिल्कुल। नॉइस। तो देख लो यार, तुम लोग जाना मत कोई वहां पे आसपास। खैर, और एक कमेंट सेक्शन में अभी जो रिसेंट एक जो स्टोरी डाली है काला, उसके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था लोना चमारिन के बारे में पूछते हुए। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किसने वो कमेंट किया था, बट आई रिमेम्बर कि वो कमेंट था। एंड उन्होंने बोला था कि उन्हें एक स्टोरी चाहिए, लोना चमारिन के बारे में एक स्टोरी चाहिए। ऑफ कोर्स, सिंस ये जो लोना चमारिन का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा मिथिकल है, बट ये देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि रियल भी हो सकता है, ठीक है? बिकॉज कई जगह पे अलग अलग, इनफैक्ट अलग अलग स्टेट्स में इसके बारे में सुनने को मिलता है। तो एक ही चीज के बारे में अगर
एक बड़े जोग्राफिकल एरिया में इतनी सारी फोकलोर फैली हुई है, तो ठीक है, एक जगह का गलत हो सकता है, 2 जगह का गलत हो सकता है, 10 जगहों का गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई बिलीव कि इसमें कुछ तो सब्सटेंस है, बट इस पे कहानी बनाने से पहले, मतलब कहानी बनाने का मेरा कोई मन नहीं था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, बिकॉज मैं चाहता नहीं था कि किसी भी अनसब्सटेंशिएटेड चीज पे जो रियल हो सकती है उस पे मैं जबरदस्ती कोई कहानी या कोई इंसिडेंट बना के लिखूं। और मुझे तो रिसर्च करने पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, सिंस आपको एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, आपको हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और स्पेशली जो मिस्टिकल और सुपरनैचुरल चीज़ों से रिलेटेड हिस्ट्री है उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप बताइए आपको क्या क्या मिला इसमें। एक्चुअली लोना चमारिन जो ये मतलब कैरेक्टर है या ये जो पर्सन है, इसको लेके भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं। अलग अलग स्टेट में से इनका ओरिजिन बताया गया है। जैसे राजस्थान से भी बताया गया कि राजस्थान के जैसलमेर से लोना चमारिन थी, और वो एक किसी राजा के यहाँ पे जो थी वो काम करती थी। तो एक कहानी ये है। एक कहानी है कि ये जो है हरियाणा से थी। ओके। और एक कहानी ये है कि लोना चमारिन जो है वो कामरूप देवी का प्रतिरूप है, और ये कामाख्या में जो है आज भी जीवित अवस्था में मिलती हैं। तो इनका कुछ ओरिजिन या ओरिजिन स्टोरी ऐसा कुछ पता है आपको कि ये लेजेंड कहाँ से शुरू हुआ, या कैसे पता चला लोगों को इनके बारे में? क्या आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है? एक्चुअली वही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मतलब इनके ऊपर कई सारी स्टोरीज हैं। अब इनमें से सही स्टोरी कौन सी है मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाई हूँ उस चीज को। आपको कोई स्टोरीज पता है? एक कहानी तो ये है कि राजस्थान के ही एक राजा थे जिनके यहाँ पे लोना चमारिन जो थी। एक्चुअली पहले तो इनके मैं नाम को थोड़ा सा क्लासिफाई कर देती हूँ। ये लोना नाम की एक महिला थी, लेकिन ये जाति से जो थी ये चमार जाति से थी। जिस जाति विशेष से वो आती थी, बिल्कुल बिल्कुल, उसी के नाम पे उनका नाम पड़ गया। उनका नाम पड़ गया। लेकिन ये एक राजा के यहाँ पे एज अ दासी काम करती। तो एक कहानी तो ये है कि वो दासी के रूप में वहां काम करती थी, लेकिन वो वहां पे बहुत ज्यादा मानी जाती थी। उनका ओहदा काफी ऊंचा था, मतलब she had a lot of influence। बिल्कुल। उस वजह से वहां पे उनकी काफी पहुंच थी। वो राजा के जो बेटे थे उनको उनका काफी ध्यान वगैरह रखती थी। एक कहानी तो वो है। और दूसरी कहानी जो है कि ये हरियाणा से थी। हरियाणा के एक व्यापारी की वाइफ थी ये। ओके। लेकिन इनकी तंत्र साधना में बहुत रुचि थी, तो ये तंत्र की तरफ चली गई और बाद में ये लोना चमारन के नाम से एक जादूगरनी के नाम से फेमस हुई। Which is not a good thing because लोगों ने वो बातें फैलाई होंगी, क्योंकि अगर कोई जो तांत्रिक है वो तंत्र साधना करता है तो उसके लिए लोग इतना बुरा नहीं बोलते, बट अगर कोई औरत करे तो उसके तो फिर पीछे ही पड़ जाते हैं लोग। बिल्कुल। और इसके अलावा आपने एक बुक है पद्मावत, मोहम्मद जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी। हाँ बिल्कुल, उनकी बुक है पद्मावत। उस बुक के अंदर लोना चमारिन का कई बार जिक्र किया हुआ है। अच्छा। तो लेकिन जब भी वो जिक्र हुआ है वो किसी ना किसी टोने टोटके, तांत्रिक विद्या या जादू मंत्र के वजह से ही हुआ। ओके। तो मतलब ये स्टैब्लिश, अगर पद्मावत सच है, हाँ, तो फिर ये भी सच है। तो लोना चमारिन भी सच है। बिकॉज, और मैं अगर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कई लोग उसमें डिस्प्यूट करते हैं, ठीक है, बट मेरा पर्सनली मानना है कि हाँ पद्मावत सही है, ठीक है, सही एज इन की सही चीजों पर उसको बेस करके लिखा गया है, रियल इंसिडेंट्स पे, ठीक है, उस पे तो मुझे पर्सनली कोई डाउट नहीं है। तो फिर हम एटलीस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये कैरेक्टर भी ओरिजिनल ही है और ये लेजेंड ओरिजिनल है। हाँ, अब इसके बारे में इधर उधर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें हो सकती हैं, बट ये कैरेक्टर कभी तो एग्जिस्ट करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा
एक बहुत ही पुराने टाइम में एक वो हुए थे, तांत्रिक थे, लेकिन वो थे मुस्लिम उससे थे, स्माइल जोगी। अच्छा। ये ओके। काफी बड़े तांत्रिक थे। हम्म। लोना चमारन जो है वो उनकी शिष्या मानी जाती। अच्छा, ऐसा भी जो है। जी, लोना चमारन जो ओरिजिन जो उनको मानते हैं ना, जो सबसे ज्यादा मानी जाती हैं, जो कामाख्या के पास के जंगलों में कहते हैं कि आज भी जीवित हैं, हम्म। और आज भी वो तंत्र साधना में कहीं ना कहीं वहाँ पहाड़ियों में ही अपना स्थान लिए हुए हैं। तो वो जो है वो स्माइल जोगी की शिष्या थी, लेकिन ओके। वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट थी, उन्हें सीखने की इतनी चाहत थी कि एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने स्माइल जोगी को भी पीछे छोड़ दिया। ओके। वो इतनी आगे निकल गई इन सब के अंदर। मतलब गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। बिल्कुल। और जो शाबर मंत्र होते हैं, हम्म। अगर आपको शाबर मंत्र सिद्ध करने हैं तो शाबर मंत्रों के अंदर लोना चमारिन के नाम के शाबर मंत्र कई सारे हैं। अच्छा, उनके अपने अलग मंत्र भी हैं। उनके अलग मंत्र हैं। अगर आपको कोई भी सिद्धि लेनी है तो अगर आप लोना चमारिन की सिद्धि करते हैं तो वो सिद्धि आपको जल्दी मिलेगी, नॉर्मल सिद्धि की अपेक्षा। बट वो वो भी तो इतनी सिद्ध हो गए। कोई आसान काम नहीं है ना, मतलब वो कोई। वो आप ये देखिए, एक इंसान था, एक नॉर्मल इंसान था, वो आज की तारीख में इस कदर सिद्ध हो गया कि उसके मंत्र को लेके आप सिद्धि कर रहे हो, उसको हर जगह पे मंत्रों में उसकी दुहाई दी जाती है। जिस तरह से हम अपने यहाँ पे मंत्रों में और क्या कहते हैं उन्हें, जो भी हम प्रार्थनाएं करते हैं उसमें भगवान की दुहाई हम्म। देते हैं, हम्म। उस तरह से तंत्र विद्या में आज की तारीख में लूना चमारन की दुहाई दी जाती है कि हमें ये चीज सिद्ध करके दीजिए। मतलब इसमें हमारी हेल्प करिए आप। बिल्कुल। वो इस कदर हाइट्स पे पहुंच चुकी हैं आज की तारीख। जाने कितने शाबर मंत्र हैं जो लूना चमारन के नाम से आज भी चल रहे हैं। ओके, सी मुझे तो पर्सनली तंत्र मंत्र की कोई खास नॉलेज है नहीं, ठीक है। और ना ही मैं रेकमेंड करता हूँ किसी को कि बिना बात के इन सब चीजों में घुसे, ठीक है। बिकॉज सी जैसा कि हमारी जो लास्ट कहानी थी यक्षिणी, जी। उसमें वो कहानी नहीं, बेसिकली वो एक लेसन था कि वो लड़का जो था, क्या नाम था उसका, अर्जुन अर्जुन अग्रवाल, वो बिना किसी गुरु के सानिध्य के, बिना किसी के गाइडेंस के, वो एक इतनी बड़ी साधना में घुसता है और उसके बाद उसके लाइफ की बर्बादी कैसे शुरू होती है। तो मैं तो पर्सनली भाई किसी को रेकमेंड नहीं करता कि तुम्हें ये सब करना चाहिए या तुम्हें किसी से करवाना भी चाहिए, ठीक है। बट स्टिल ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इसको तो कोई डिनाई कर नहीं सकता। और बात वो भी है कि जब इनके बारे में बात होती है तो फिर एक जो अट्रैक्शन है वो भी होता है लोगों को, लोग और सुनना चाहते हैं, लोग और जानना चाहते हैं। बट लोगों को मतलब मैं कैसे समझाऊं कि ये चीजें आपको गूगल पे नहीं मिलेंगी, ये चीजें आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलती हैं। इसके लिए बहुत ढूंढना पड़ता है, डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, आपकी तरह हिस्ट्री में, लोकल हिस्ट्री में और ओवरऑल हिस्ट्री में घुसना पड़ता है। तो इतना आसान, या ये कह लो कि इतना इररिस्पॉन्सिबल हो कि हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि जो चाहे बोल दें, ठीक है। और एक हमारे सब्सक्राइबर, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनका बड़ा इंटरेस्ट है एक मिथिकल कैरेक्टर में जिसका नाम है चुपाकाब्रा। और वो हर कमेंट में हर बार हमें एल चुपाकाब्रा पे स्टोरी बनाने को कहते हैं जी। तो मैंने सोचा मैं फर्स्ट हैंड आके उनकी ये समस्या का समाधान कर देता हूँ आज, वंस एंड फॉर ऑल। मैं बता देता हूँ कि ये है क्या। बिल्कुल। ठीक है, देखिए मुझे आपका नाम नहीं याद। एल चुपाकाब्रा इज अ मैक्सिकन लेजेंड, ठीक है, जो मैक्सिको यानी कि मैक्सिको देश और अमेरिका के टेक्सास में जो न्यू मैक्सिको सिटी है, अमेरिका के टेक्सास में एक सिटी है, उसका नाम भी है न्यू मैक्सिको, ठीक है। और टेक्सास जो है ना, वो जो है साउथ अमेरिका से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी मैक्सिको और टेक्सास का बॉर्डर मिलता है, तो मैक्सिको से जितने भी लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वो उधर से ही जाते हैं। तो ट्रम्प जो वॉल बनाने की बात करता था कि वॉल बना देंगे, वो वही मैक्सिको बॉर्डर पे ही कहता था कि वॉल बना देंगे, यहाँ पे कोई आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो
ये इस पर्टिकुलर रीजन का एक लेजेंड है, एक मिथ है, और ये सिर्फ एक वैम्पायर डॉग के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस लेजेंड में जिसको भी डाउट हो वो जहां चाहे सर्च कर ले, रिसर्च कर ले, गूगल पे चला जाए, आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा कि ये एक कुत्ते से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, बट दिखने में बहुत ही अगली, कुछ लोग हो सकता है स्किन वॉकर या वेंडिगो से भी इसको रिजेंबल करें या उससे मिलाने की कोशिश करें, क्रीचर है जो कि देखने में कदकाठी में, चलने फिरने में कुत्ते जैसा दिखता है, बट ये बेसिकली वैम्पायर डॉग है। ह्यूमन फ्लैश या एनिमल फ्लैश पे ये जिंदा रहता है और खून भी चूसता है जानवरों का, और अगर हत्थे लग गया तो इंसानों का। इसके अलावा इस पूरे लेजेंड में भाई साहब और कुछ भी नहीं है, ना ही इसमें कोई सब्सटेंस है, और ना ही इस क्रीचर की लोर इतनी इन डेप्थ है कि इसके ऊपर कोई कहानी बनाई जा सके। दैट इज द रीजन कि मैंने एल चुपाकाब्रा पे आज तक कोई कहानी नहीं बनाई है। जहां तक बात रही वेंडिगो की या स्किन वॉकर की, ये जो मिथ्स हैं, लेजेंड है, वो बहुत मतलब बहुत वास्ट है। ठीक है, इसकी पूरी हिस्ट्री है और इसके पीछे की जो फोकलोर है वो मैं एक्स फाइल्स पे भी बता चुका हूँ। एक्स फाइल्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, द लेजेंड ऑफ वेंडिगो। उसमें मैंने पूरा इसकी लोर को, इसकी हिस्ट्री को और इसके जो रिसेंट, जो एलिजेडली जो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स है उनको शेयर भी किया था। वो उस तरह का कुछ भी एल चुपाकाब्रा के साथ नहीं है, इसीलिए मैंने इस पर स्टोरी नहीं बनाई। अब हम वापस आपके पास आते हैं, और अगर आपके पास कुछ और हिस्टोरिकल या फिर मिथिकल या फिर कोई और रियल हॉरर इंसिडेंट है तो आप उसके बारे में बताइए। एक्चुअली चुपाकाब्रा तो नहीं है, बट आपके चुपाकाब्रा से मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। बताइए। कई साल पहले मैं ऊटी गई थी। तो ऊटी से बैंगलोर आते टाइम एक रास्ते में बहुत बड़ा नेशनल पार्क आता है, और वो काफी बड़ा है और 3 स्टेट को कनेक्ट करता है वो नेशनल पार्क। और उस नेशनल पार्क का जो मतलब क्या कहें, एक्चुअली वो नेशनल पार्क बहुत अजीब है। पहले उस नेशनल पार्क के अंदर वीरप्पन रहा करते थे किसी टाइम पर। हाँ, ये वही जंगल है स्मगलिंग और ये जो नेक्सस था जिसमें हाथी दांत, चंदन। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही जंगल है जहाँ वीरप्पन कभी रहा करते थे, और उन्होंने बहुत लोगों को उड़ाया है वहां पे। तो आज भी वहां पे वो जंगल मतलब इतने भयंकर हैं, इतने खतरनाक हैं। कुछ तो वहां पे अननेचुरल चीजें भी होती हैं, और दूसरा जो खतरनाक चीज है वो है वहां के वाइल्ड एलिफेंट्स। तो जैसे ही शाम होती है तो वहां पे अंदर एंट्री बिल्कुल बंद कर दी जाती है। शाम होने के बाद आपको किसी भी तरीके से एंट्री नहीं दी जाती है, अगर आप वीआईपी नहीं हैं तो। ओके। तो हम जिनके साथ गए थे तो वो आर्मी से ही थे, तो इसलिए हमें एंट्री मिल गई शाम को भी वो जंगल को क्रॉस करने के लिए। अंधेरा हो चुका था, हम लोग मिड जंगल में थे, और दूर से हमें हाथियों की आवाजें भी आ रही थी। और यही टाइम करीब जनवरी फरवरी का टाइम था, सर्दियों का टाइम। तो ऊटी का माहौल है, धुंध वगैरह काफी रहती है, तो काफी दूर तक धुंध ही धुंध हो रही थी। और हम 4 लोग थे कार में। मैं थी, जो जिन सर के साथ हम गए थे वो थे, और मम्मी पापा थे। तो जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि जंगल में ना, दोनों तरफ जंगल है, हम लोग रोड से निकल रहे हैं तो आई कैन सी रेड आईज बहुत दूर से ना, जैसे हमें कोई रेड आईज फॉलो कर रही है। मैं क्योंकि विंडो के पास बैठी हुई थी आगे की सीट पे, तो बार बार मुझे ऐसा लगा मैं कुछ लाल लाल सा कुछ दिख रहा है जंगल से। आप लोग गाड़ी से थे ना? मैंने आप लोग गाड़ी से थे ना? हाँ, हम लोग कार में थे। तो वो कुछ मतलब ऐसा ना लाइट्स जैसा लाल लाल सा ना कुछ ऐसा दिख रहा था मुझे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली है क्या। थोड़ी दूर हम जब गए तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा काला
या तो वो भेड़िया था या कुत्ता था, आई डोंट नो। लाइट में जो गाड़ी की लाइट थी वो इतनी भी पावरफुल नहीं थी कि मतलब बहुत साफ दिख पाया हमें, बस वो दिख रही थी, चल रही थी, बहुत था वो। ओके। तो वो एक बड़ा सा काला भेड़िया या कुत्ता कुछ था, हमने वो देखा है। ऊपर खड़ा हुआ था काफी ऊंचाई पर। ऐसे नहीं, दोनों तरफ थोड़ा ऊंचाई होते जिसमें पेड़ पेड़ लगे होते हैं, थोड़ा पहाड़ी जैसा है। जो बेसिकली बीच में जंगल में आर्टिफिशियल जो रास्ते बना दिए जाते हैं गाड़ी के चलने के लिए, बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें कई सारी मिट्टी जो है ना हटाई जाती है, तो हाँ अगल बगल वो ऊंचा रह जाता है थोड़ा। बिल्कुल। तो वो डून्स जैसे जो बन जाते हैं मड के, तो वो वैसा कुछ था जिसपे ऊपर वो डॉगी जैसा था या भेड़िया था, जो भी था, लेकिन वो बहुत बड़ा था। दूर से ही वो काफी बड़ा लग रहा था। जैसी हमारी गाड़ी उसके आगे उसके पास पहुंची है, उसने गाड़ी के ऊपर जंप किया तो उसको बोनट पे लैंड करना चाहिए था, जिस हिसाब से उसने जंप किया था, या गाड़ी के आगे आना चाहिए। और सडनली हमने देखा वहां पे सिर्फ फॉग था, वो भेड़िया गायब हो गया। मतलब उसने उसने जंप किया, किया, बट कहीं लैंड नहीं किया। लैंड नहीं किया, वो कहीं गायब हो गया, और जैसे ही वो गायब हुआ वो पूरा एरिया धुंधी धुंध में भर गया। ओके। हमें हाउलिंग सुनाई दे रही है, हमें हाथियों की आवाज सुनाई दे रही है, भेड़ों की भयंकर मतलब हाउलिंग थी उस टाइम पर। और वो भेड़िया वो एकदम से कूद के कहाँ गया पता नहीं। हो हम लोग जब सकता है करीब, वो बस निकल गया हो। नहीं, हम कुछ दूर जब आगे पहुंचे हैं तो वो भेड़िया अगेन मुझे वैसे ही आगे एक ड्यून पे खड़ा हुआ दिखाई दिया है। नॉइस। अब ये वाला नेशनल पार्क भी मेरे लिए नो गो हो चुका है। ठीक है। अच्छा, जंगलों से याद आया, आपके यहाँ भी कुछ ऐसे सो कॉल्ड हॉन्टेड जंगल हैं राजस्थान में भी? जंगल बहुत है क्या हमारे यहाँ। बोलते हैं उसको, बड़ा अच्छा सा नाम है उसका, बोराबास। हाँ जी, बोरा बांस। बोराबास। नाम प्रोनाउंसिएशन ठीक है ना? यही बोलते हैं ना बिल्कुल उसे? बिल्कुल बिल्कुल, यही बोलते हैं उसको। एक्चुअली बोरा बांस को लेके लोगों में बहुत सारी कहानियां हैं, एक्सट्रीम कहानियां हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि मैंने वहां कभी कुछ नहीं देखा, तो मैं नहीं कह सकती कि वो सच है झूठ है क्या है। तो लोग क्या कहते हैं यही बता दीजिए। लोग ये कहते हैं कि वहां पे चुड़ैलों का वास है। सीधा चुड़ैल? सीधा चुड़ैल? बीच का कुछ नहीं? नहीं, लोग ऐसा कहते हैं कि एक टाइम था वहां पे बहुत चुड़ैलें रहा करती थी, और उन्होंने वहां पे खूब आतंक भी मचाया। और और क्या, मतलब इसके अलावा, हाँ जी, क्या वहां पर मतलब ऐसा कुछ है कि वहां पे कोई नो गो जोन है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, या इतने टाइम बाद नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है? एक्चुअली वो जंगल, एक तो वो ये चुड़ैलों की कहानियां हैं, दूसरा उस जगह पे पहले ट्राइब्स रहा करते थे काफी टाइम पहले, और उस जगह पे डकैत भी रहे हुए हैं। चंबल है, चंबल हमेशा से फेमस इनफेमस रही है डकैतों के लिए, तो डकैत भी रहे हैं वहां पे। और दूसरा वहां पैरानॉर्मल चीजें भी बहुत हुई हैं, आज भी होती हैं। आज भी होती हैं? तो आज भी होती हैं। क्या आप उधर से कभी निकले हो उसके आसपास से, या कभी आपका कई आना बार, जाना हुआ है? कई बार कुछ दिखाई दिया, कुछ महसूस हुआ? दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन उस जगह बहुत ज्यादा मतलब आपको नेगेटिव फील आता है। एक कई जगह हैं वहां पे जहाँ पे आपको सडनली नेगेटिव वाइब्स आती हैं। वहां पे एक एक्चुअली क्या है, वो पूरा एक घाटी है। और ये जो एरिया है वो पड़ता है दो सिटीज को कनेक्ट करने के लिए, बीच में पूरा मुकुंदरा हिल्स दरा रिजर्व पूरा उस एरिया में ये पड़ता है, बोराबास भी। अब तो वहां से जब हम जाते हैं तो नीचे जाने के लिए पूरा घाटी आपको क्रॉस करना पड़ता है। तो पूरा ऐसा वो घूमता हुआ ना, उस सर्पेंट जैसा पूरा रास्ता है वो। तो वहां पे घूम आता है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, वो घूम इतना घूम आता है मतलब मोड़ आता है? मोड़ आता है, उसे घूम बोलते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज अच्छा। में। ओके। तो जो मोड़ आता है वो बहुत, जो यू टर्न है वो बहुत शार्प यू टर्न है। और अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए वहां से तो आप सीधा खाई में जाएंगे।
तो आई एम श्योर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कई एक्सीडेंट्स हुए भी होंगे। वहां पे इतने एक्सीडेंट्स हुए कि आप उन्हें गिन नहीं सकते, इतने हुए हैं। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि सडनली उनके सामने कोई आ जाता है, उन्हें कोई चीज दिखती है, उन्हें कोई धुंध दिखती है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। तो कुछ सालों पहले एक नागा साधु ने उस जगह पे हनुमान जी को स्थापित कर दिया था। कई सालों से अब वो हनुमान जी वहां पे एक चबूतरे पे विराजे हुए हैं। तब से ये एक्सीडेंट काफी कम हो गए हैं, काफी मतलब बहुत कम होते हैं, अभी भी होते हैं, बट हाँ, आई पहले जितने नहीं मीन होते। ह्यूमन एरर तो हो सकती है ना, मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं कि सारे एक्सीडेंट्स जो है वो कुछ बिल्कुल बिल्कुल पैरानॉर्मली हो। एक्सीडेंट्स वैसे भी हो ही जाते हैं। और होते ऐसी हैं और सड़कों पे जहाँ पर ऐसे शार्प टर्न्स होते हैं ऊपर नीचे, बिल्कुल। तो वहाँ तो होते ही हैं एक्सीडेंट्स। बट एक और मेरा क्वेश्चन है इस एरिया के बारे में, क्या यहाँ पर आने जाने की कोई रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, बट फिर भी लोग भाग डर की वजह से रात के टाइम उस एरिया से जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आज भी लोग वहां पे रात के टाइम टू व्हीलर से तो बिल्कुल भी नहीं जाते, और फोर व्हीलर से भी जब तक बहुत जरूरी ना हो नहीं निकलते। और क्या वहाँ पर जो ये जो स्ट्रेच है पूरा, ये जो रोड का जो स्ट्रेच है, कितने किलोमीटर का होगा ये? काफी लंबा चौड़ा है, करीब 12 किलोमीटर का तो होगा। आई मीन वो जो रोड है टेढ़ी मेढ़ी, वो 10 से 12 किलोमीटर की होगी। नहीं, ये पूरा जो जंगल का स्ट्रेच है वो मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, जंगल मतलब से हाँ, एंटर करने से लेकर एग्जिट बल्कि तक ज्यादा ज्यादा भी हो सकता है। 15 ले लेते हैं मोटा मोटा। हाँ, तो क्या इसके बीच में कोई खाने पीने की दुकान, ढाबा, रेस्टोरेंट नहीं ऐसा नहीं। कुछ है? अभी एक छोटा सा गांव जैसा बीच में बन गया है कुछ सालों से, जिसमें मुश्किल से 10-12 घर होंगे, मुश्किल से। लेकिन वो भी जंगल के बिल्कुल बीच में नहीं है, नीचे जंगल से उतरने के बाद में आता है वो शहर। जो नेक्स्ट शहर पड़ता है जंगल से, उस एरिया में है। तो बेसिकली वहां पर कोई रहना नहीं चाहता है, उस पूरी स्ट्रेच में कोई नहीं रहना चाहता, वहां पर कोई दुकानें भी नहीं है। मतलब अगर आप वहां पे फंस गए तो आपको पैदल, चाहे गाड़ी आपकी पंक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आपकी मदद करने के लिए वहां कोई नहीं है। आप कोई नहीं है, इनफैक्ट वहां पे गार्ड्स, पुलिस कोई भी नहीं है। शाम के बाद में वहाँ गार्ड्स वगैरह भी नहीं होते। पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां आती जाती रहती हैं, लेकिन वो कब आएंगी वो नो आइडिया। और पेट्रोलिंग अब जाके कुछ सालों से ही शुरू हुई है, मतलब ये करीब 8-10 साल से ही पेट्रोलिंग भी शुरू हुई है वहाँ। नॉइस, उससे पहले वो भी नहीं होता था। अनदर नो गो जोन। खैर, क्या कह सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर हमको रैप अप कर देना चाहिए। आई गेस काफी लंबा हो चुका है ये पॉडकास्ट। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिनको डाउट था कि मैं अपनी वॉइस जो है एआई से एडिट करता हूँ। ठीक है, उनको इस बारे में कुछ वो थे, शक व शुबह थे। कुछ लोगों ने आके कमेंट सेक्शन में भी लिखा। तो क्या करूं मैं उनका? उन्हें बताऊं, उन्हें प्रूफ दूं, सामने से बोल के दिखाऊं कि कैसे वॉइस रिकॉर्डिंग की जाती है? देखो, मैं बोल के दिखाने की बात नहीं है। द थिंग इज, मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि वॉइस ओवर और वॉइस रिकॉर्ड करना या डबिंग करना होता क्या है। देखो यार, एक तो होता है वो टोन जिस पे मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी नॉर्मल टोन है जिस मैं घर में बात करता हूँ अपने दोस्तों से, या अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ये मेरी नॉर्मल बातचीत की टोन है। बट जब मैं स्टोरीज रिकॉर्ड करता हूँ तब मैं इस टोन को चेंज करता हूँ, नॉट विद द हेल्प ऑफ एआई टूल या कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बट ऑल बाय माई सेल्फ। इसे वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और कोई भी बंदा जिसको थोड़ी सी भी प्रोडक्शन की समझ होगी, या जिसे थोड़ी सी भी डबिंग की या मीडिया से जुड़ा हुआ उसने कभी कोई काम किया होगा, तो उसे मालूम होगा कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब मिमिक्री नहीं होता है कि आप अलग अलग लोगों की आवाज़ें निकाल रहे हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि आप अलग अलग तरह की टोन्स में अलग अलग तरह के मूड को सेट करके बात कर सकते हैं। इसे ही वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और मेरे पास इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। दैट्स व्हाई आई कैन टॉक इन दैट वे, बिकॉज
देख सकते हो कि यहाँ पर ये कोई स्टूडियो नहीं है, ये मेरा कमरा है, ठीक है, ये मेरा घर है। स्टूडियो होता तो शायद मुझे उतने क्लीन अप करने की जरूरत ना पड़ती जो मुझे यूजुअली पड़ती है, बिकॉज जो बैकग्राउंड नॉइज होता है, कभी कुत्ते भौंक रहे हैं, गाड़ियां निकल रही हैं, या जो और एक स्टैटिक का नॉइज होता है, एक जब भी आप माइक में रिकॉर्डिंग करते हो तो एक स्टैटिक नॉइज होता है, करके वो हमेशा आता रहता है हल्का फुल्का। अगर माइक का गेन ज्यादा है तो नॉइज ज्यादा आएगा, अगर माइक का गेन कम है तो वो नॉइज कम आएगा। स्टूडियो में वो बहुत मिनिमल हो जाता है अपने आप, बिकॉज वो साउंड प्रूफ होता है। बट जब आप घर में मेरी तरह से बिल्कुल शू स्ट्रिंग पे ऑपरेट करते हुए वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो उसका नॉइज बहुत ज़्यादा होता है और उसको हमें एडिटिंग में हटाना पड़ता है, ठीक है। उसके बावजूद मैं आपको वो क्वालिटी दे रहा हूँ जो शायद आपको स्टूडियो में भी नहीं मिलेगी सुनने को, ठीक है। तो ये मेरा क्लैरिफिकेशन है उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि मैं किसी AI टूल से या किसी बहुत स्पेशल सॉफ्टवेयर से अपनी आवाज़ को एडिट करता हूँ, और इससे ज़्यादा ना मैं आगे कभी एक्सप्लेनेशन दूंगा और इससे ज़्यादा ना मेरा कभी आगे एक्सप्लेनेशन देना बनता है। अगर कभी स्टूडियो, जब भी मैं स्टूडियो बनाऊंगा, जब भी चैनल बिल्ड होगा, उसके बाद जब मैं लाइव स्ट्रीम करके आपको स्टोरी सुनाऊंगा, शायद तब आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि ये वॉइस मॉड्यूल्ड है, एडिटेड नहीं है, ठीक है। और वॉइस मॉड्यूलेशन किसी भी वॉइस एक्टर के स्किल पे होता है, वो किसी टूल से नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है बहुत तरीके करने के, बट मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी, मैं वैसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। सो दैट वाज इट। और आई थिंक आज का पॉडकास्ट हमारा काफ़ी बढ़िया रहा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी करी, अलग अलग टॉपिक्स पे बात करी। अब मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड हो, जब भी वो आएगा दिवाली के बाद, ठीक है जी, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। वो आपकी चॉइस का हो सकता है, मेरी चॉइस का हो सकता है, या हमारी ऑडियंस की चॉइस का भी हो सकता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने मतलब का कोई डीप टॉपिक जिसमें वो पैरानॉर्मल हो, सुपरनैचुरल हो, एलियंस, यूएफओ, व्हाटएवर यू वांट, आप उसके सजेशंस दे दीजिएगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और हाँ, काला के जितने पार्ट अभी तक आपने सुन लिए हैं, इसके बाकी पार्ट्स मैं लिख रहा हूँ, ये आपको दिवाली के बाद मिलेंगे, बिकॉज पहला तो फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल जैसे आपका है वैसे मेरा भी है। और दूसरा कि यार इस फेस्टिव सीजन में पटाखों के शोर में रिकॉर्डिंग होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जब तक दिवाली पूरी हो नहीं जाती, यानी कि कम से कम भाई दूज तक, तो काला का तीसरा पार्ट आपको दिवाली के बाद ही मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए मैं बिल्कुल भी अपोलोजेटिक नहीं रहूंगा, ना ही किसी तरह का कोई सॉरी बोलूंगा, बिकॉज फेस्टिवल सबके लिए होता है, ठीक है। तो आपको भी और विदु आपको भी और हमारे सारे व्यूवर्स को भी दिवाली की का शुभकामनाएं, और आई होप कि दिवाली आपकी अच्छी जाए और दिवाली के बाद का समय आपके लिए अच्छा हो। और जिसको जितने पटाखे जलाने हैं पटक के जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितने पटाखे फूंक सकते हो उतने फूको, ठीक है। बिल्कुल। दिवाली एक ही बार दिवाली एक बार आती है साल में, बिल्कुल भी अपोलोजेटिक नहीं होना है। जी भर के, मन भर के पटाखे जलाओ, मन भर के मिठाइयाँ खाओ, और उसके बाद डाइटिंग भी कर लेना और नेचर का ज्ञान भी कर लेना, ठीक है। बिकॉज 1.5 साल से यूक्रेन रशिया वॉर तो चल ही रहा है, तो पॉल्यूशन तो वैसे भी हो ही गया है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एफएन। और एक्सप्लोरर विधु इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको कुछ और बेहतरीन वीडियोस और बेहतरीन हिस्ट्री की चीज़ें, मिथ्स की चीज़ें, सुपरनैचुरल, कई बार पैरानॉर्मल चीज़ें भी आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगी और डीपली सुनने को मिलेंगी, वो सरफेस लेवल के टॉपिक्स नहीं होते, ठीक है। तो दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपने सजेशन हमें दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव फन। थैंक यू निशांत, गुड नाइट। मोस्ट वेलकम, गुड नाइट।